फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक जो कि एक सिर्फ 13-14 साल की लड़की थी, एक यहूदी लड़की जिसने अपनी डायरी लिखना शुरू किया था। और क्यों शुरू किया था उसका भी इस लेसन में हम जिक्र पढ़ेंगे कि उसने अपनी डायरी को मेंटेन करना क्यों शुरू किया था। और आपको पता है कि यहूदियों के ऊपर नाजियों के द्वारा हिटलर के नेतृत्व में बहुत सारे अत्याचार किए गए थे, जिसके अंदर जो है लाखों की संख्या में जो यहूदी लोग थे वो मारे गए थे। उनके ऊपर जो टॉर्चर्स हुए थे, जो ऑपरेशन हुआ था उनका, वो बहुत ज़्यादा मार्मिक था और जिसका वर्णन इस डायरी में भी मिलता है। और एन फ्रैंक ने इस सारे घटनाक्रम को एक बहुत ही मार्मिक तरीके से इसके अंदर पेश किया है। और उसको ये पता भी नहीं था कि वो जो लिख रही है वो उसकी मृत्यु के बाद, उसके मरने के बाद जो है पब्लिश होगी और दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में प्रकाशित होगी और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली वो डायरी बनेगी। ये उसको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा रहा होगा उस समय, क्योंकि इतनी कम उम्र थी उसकी। और बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक जो है अगर कोई रही है तो वो एन फ्रैंक की ये डायरी रही है, जिसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारे थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हुए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है ये, और इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। इसके अंदर सिर्फ जो है इस लेसन के अंदर जो हमारे सामने है 10th क्लास की फर्स्ट फ्लैग बुक के अंदर एक छोटा सा अंश लिया गया है उस डायरी का। सारी घटनाओं को इसके अंदर नहीं बताया गया है। सिर्फ उसकी जो क्लास थी जहां वो पढ़ा करती थी स्कूल में, उसका एक छोटा सा इंसिडेंट ही लिया गया है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन वो जो पूरी डायरी है उसकी, जिसके अंदर पूरा घटनाक्रम बताया गया है कि किस प्रकार से टॉर्चर्स हुए थे, किस तरह के कंसंट्रेशन कैंप्स होते थे, और कैसे वो जो है लोग वहाँ पर जो यहूदी लोग थे कैसे अपना जीवन बिताते थे, कैसे उनकी डेथ होती थी, किस तरह से उनकी जीवनचर्या वहाँ रहती थी। वो सारा का सारा वर्णन उसके अंदर है। और वहीं रहते हुए एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी इतनी छोटी सी उम्र में। लेकिन उसकी जो डायरी थी, ये उसके पिताजी जो ओटो फ्रैंक थे, उन्होंने उसको संरक्षित कर लिया था। जो बाद में उनको, जब वो वहाँ से छूट गए थे और वो अकेले सर्वाइवर थे जो जिंदा बचे थे वहाँ से, तो उनको जब ये डायरी मिली एन फ्रैंक की, तब जा कर के उन्होंने उसको प्रकाशित करवाया, पब्लिश करवाया। और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई डायरी, बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में उसको जो है पढ़ा जाता है। तो इसको हम एक बार, इसका जो इंट्रोडक्शन है बिफोर यू रीड, इसको पढ़ते हैं, इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। एन फ्रैंक की फ़ोटो है ये, और इसके बारे में क्या लिखा है कि दिस इज़ ए फ़ोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। ये वो तस्वीर है जैसा मैं हमेशा बनी रहना चाहूँगी, ये ऐसी मेरी विश है। एन फ्रैंक के वर्ड्स हैं ये। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। और तब शायद जो है कभी ना कभी मैं हॉलीवुड में भी आने का मौका प्राप्त कर सकूं, हॉलीवुड में एक्ट्रेस बन सकूं, शायद ऐसी उसकी कोई ख्वाहिश रही हो। एन फ्रैंक के शब्द हैं जो कि 10 अक्टूबर 1942 को उसने लिखे थे अपनी डायरी में। डेट वाइज डायरी लिखी जाती है, तो उसने डेट्स डाली हुई थी अपनी डायरी के अंदर। एनलीज मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929। 12 जून 1929 को एन फ्रैंक का जन्म हुआ था। पूरा नाम क्या था एन फ्रैंक का? एनलीज मैरी एन फ्रैंक। 12 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कंफर्म नहीं है, फरवरी या मार्च 1945 में हुई थी, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो एक कंसंट्रेशन कैंप में थी, तो कंफर्म नहीं पता है। फरवरी या मार्च के आसपास 1945 में उनकी डेथ हो गई थी। वॉज ए जर्मन बोर्न जूइश गर्ल, वो जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, जूइश यानी यहूदी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग, उसने लिखा था या लिखना शुरू किया था कब? जब वो छिपे हुए थे, हाइडिंग में थे, छिपे हुए थे, विद हर फैमिली, उसके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जब वो छिपी हुई थी। एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 दोस्तों के साथ। कहाँ पर? इन एमस्टर्डम, एमस्टर्डम में। एमस्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की कैपिटल है यूरोप में। नीदरलैंड जो है वहाँ उसकी कैपिटल है एमस्टर्डम। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन का जब अधिकार था या कब्जा था, ऑक्यूपेशन क्या होता है? अधिकार या कब्जा। जर्मन वालों का जब एमस्टर्डम के ऊपर अधिकार था या कब्जा था, और वो और उसका परिवार 4 दोस्तों के साथ छिपा हुआ था, तब उसने लिखा था ऑफ द नीदरलैंड्स, जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जब जर्मन वासियों का कब्जा था, तब एमस्टर्डम में
जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है, वहाँ पर उनका परिवार 4 दोस्तों के साथ हाइडिंग में था, छिपा हुआ था। तब उसने लिखा था, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। उसका परिवार जो है वो एम्स्टर्डम चला गया था, मूव कर गया था। आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, जब नाजियों ने जो है जर्मनी के अंदर सत्ता ग्रहण कर ली थी, सत्ता प्राप्त कर ली थी, गेन यानी प्राप्त करना। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन वो वहाँ फंस गए थे। एन फ्रैंक और उसकी जो फैमिली थी वो फंस गई थी वहाँ। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, जब नाजियों का जो कब्जा था वो नीदरलैंड के तक जो है फैल गया था, एक्सटेंड कर गया था। नाजियों का जो कब्जा था वो अब नीदरलैंड में भी आ घुसे थे, और एम्स्टर्डम में ये छिपे ही हुए थे, तो वहाँ भी आ गए। पहले तो जर्मनी में थे, जर्मनी से जो है भाग करके ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड जो है वहाँ चले गए थे। तो उनका परिवार, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। जर्मनी में जब उनका अधिकार हो गया था नाजियों का, तो वो जर्मनी छोड़ के नीदरलैंड चले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो वहाँ भी फंस गए थे, बट वर ट्रैप, लेकिन फंस गए थे वो। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, और जब नाजियों का कब्जा जो है नीदरलैंड तक भी फैल गया, एक्सटेंड यानी फैलना, तो वो वहाँ भी फंस गए, यानी जर्मनी में भी और उसके बाद एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भी। एज परसिक्यूशंस, परसिक्यूशंस यानी कि अत्याचार, उपद्रव, ऑपरेशन जो उनका हुआ था, जो उनके ऊपर टॉर्चर्स हुए थे, अत्याचार हुए थे, उपद्रव वहाँ जो हुआ था, एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन, जो यहूदी जनसंख्या थी उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ जो अत्याचार हुए थे, इंक्रीज्ड, जब वो बढ़ गए, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, तो उनका परिवार छिपने के लिए चला गया इन जुलाई 1942, जुलाई 1942 में, क्योंकि उनके ऊपर, यहूदियों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए थे नाजियों के। इन हिडन रूम्स, गुप्त कमरों में, छिपे हुए कमरों में, यानी गुप्त कमरों में। इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, उसके पिताजी जिनका नाम था ओटो फ्रैंक, उनकी ऑफिस की बिल्डिंग में वो छुपने के लिए जब वो चले गए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक छिपे रहने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड, वो जो पूरा का पूरा ग्रुप था, दल था, समूह था, जो कि वहाँ छिपा हुआ था, उसको धोखा दे दिया गया। बिट्रे होता है धोखा देना, उसको धोखा दे दिया गया, यानी उन्हें पकड़वा दिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और उनको ले जाया गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, यातायात कर दिया गया, नहीं भेज दिया गया, टू द कंसंट्रेशन कैंप, जो वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम नाजियों ने बनाया हुआ था। वहाँ पे यहूदियों को पकड़ पकड़ के लेके जाते थे, और वहाँ उनको टॉर्चर किया जाता था, उनसे काम करवाए जाते थे, उनको खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता था, दवाइयाँ नहीं दी जाती थी, तो उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत रहती थी वहाँ पर, और बहुत सारी संख्या में लोग मारे जाते थे वहाँ। तो वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस, और एन की भी डेथ ऐसे ही हुई थी वहाँ, बीमारी से, टाइफस नाम की एक बीमारी हुई थी एन को, और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। कहाँ, इन बर्गन बेल्सन, बर्गन बेल्सन जर्मनी में, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गो फ्रैंक, विद इन डेज, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, कब, जब उसकी बहन जिसका नाम था मार्गो फ्रैंक, उसकी डेथ हो गई थी बीमारी से, तो उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, जो उसके पिताजी थे ओटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर, केवल एकमात्र जीवित जो व्यक्ति बचे थे उस समूह में से, बाकी सारे मारे गए थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम लौट आए, जो जिंदा बच गए थे वहाँ से बच करके वो वापस एम्स्टर्डम लौट आए। आफ्टर द वॉर एंडेड, युद्ध की समाप्ति के बाद, टू फाइंड, ये पाने के लिए, दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, कि उसकी जो एन की जो डायरी थी वो बच गई थी, सुरक्षित कहीं उसको मिल गई थी वो पड़ी हुई। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, इस बात से आश्वस्त होकर के, कन्विंस यानी आश्वस्त होना, आश्वस्त होकर के किस बात से, कि इट वॉज एक यूनिक रिकॉर्ड, ये एक अद्वितीय रिकॉर्ड था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उसने तुरंत एक्शन लिया, टू हैव इट पब्लिश्ड, इसको छपवाने के लिए उसने निर्णय कर लिया कि इसको छपवाएंगे। इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में, अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से इसको पब्लिश करवाया गया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक, एन फ्रैंक को ये डायरी जो है मिली थी, कब, फॉर हर 13th बर्थडे, उसके 13वें जन्मदिन के ऊपर उसको उपहार में मिली थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और उसके जीवन की जो घटनाएं हैं, जो इवेंट्स है, उसको एक क्रॉनिकल करती है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी तिथिवार, क्रम दर क्रम जो है उसको उसके अंदर लिखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है, यानी पूरी की पूरी घटना चक्र को तिथिवार
समय के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी बीतते हुए समय के साथ जो है सारी घटनाओं को लिखा गया है। कब कब से लेकर? फ्रॉम 12 जून, 12 जून को पता है आपको कि उसका जन्मदिन था। 12 जून 1929 को पैदा हुई थी वो। तो उसके जीवन की जो घटनाक्रम थे, उसका जो जन्मदिन आया था 12 जून 1942 को, जब उसको ये मिली थी उपहार में, तो तब से लेकर अंटिल इट्स फाइनल एंट्री, जो इसकी फाइनल एंट्री इसमें दर्ज है 1 अगस्त 1944 की, तब तक इसके अंदर घटनाएं जो है दर्ज हैं, रिकॉर्डेड हैं। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेज। जो ओरिजिनली इसको डच भाषा में एन फ्रैंक ने लिखा था, इवेंचुअली यानी अंततः ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया इसका ओरिजिनल डच से इनटू मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और दुनिया की ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक किताब जो है ये बन गई, बहुत ही पॉपुलर हुई ये जो बुक है एन फ्रैंक की जो डायरी है। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और कई सारी फिल्में बनी इसके ऊपर। टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, टेलीविज़न और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस इसके ऊपर बने। जो ड्रामाज होते हैं थिएटर में, बहुत सारे प्रोडक्शंस इसके ऊपर फिल्माए गए, एंड इवन एन ओपरा, और एक इसके ऊपर जो ओपरा भी बना। ओपरा क्या होता है? एक म्यूजिकल ड्रामा होता है, म्यूजिकल ड्रामा। ओपरा हाउसेस होते हैं बहुत बड़े बड़े थिएटर्स की तरह, और वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है म्यूजिक के साथ में, पूरा का पूरा एक ड्रामा होता है बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी के ऊपर आधारित जो है ओपराज, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड टेलीविजन प्रोडक्शंस एंड सेवरल फिल्म्स इसके ऊपर बनी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, इसका वर्णन किया गया है किस तरह से? एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर, एक परिपक्व, मैच्योर यानी परिपक्व, एंड इंसाइटफुल माइंड, अंतर्दृष्टि वाला मन, यानी मन की जो गहरी बातें हैं वो इसके अंदर बहुत अच्छे ढंग से पेश की गई हैं, और एक परिपक्व मस्तिष्क का या मन का ये कार्य जो है इसके रूप में इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, ये जो डायरी है ये प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है क्या? एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, एक गहन परीक्षण प्रदान करती है ये, ऑफ द डेली लाइफ, प्रतिदिन के जीवन का, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजियों के अंडर में, नाजियों के कब्जे में जो यहूदी लोग बेचारे जी रहे थे, उनके प्रतिदिन के जीवन का ये बहुत ही गहन परीक्षण जो है, बहुत ही गहन अध्ययन पेश करती है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। एन फ्रैंक हैज़ बिकम, एन फ्रैंक बन गई है वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, यानी प्रसिद्ध लोगों में से एक, रिनाउंड यानी पॉपुलर या प्रसिद्ध, एंड डिस्कस्ड ऑफ, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है, ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, होलोकॉस्ट के जो विक्टिम्स थे। होलोकॉस्ट आपको पता है, जो नाजी लोग थे उन्होंने यहूदी लोगों को मारने के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है यहूदी लोगों का कत्ल किया गया था, उनको मारा गया था। ये एक होलोकॉस्ट के नाम से जो है विख्यात हुआ, उसको जाना जाता है। जो नाजियों का यहूदियों लोगों के ऊपर जो टॉर्चर था, जो उनका ऑपरेशन किया गया, उनकी हत्याएं की गई लाखों की संख्या में, उसको होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। विक्टिम्स होता है पीड़ित। होलोकॉस्ट के जो पीड़ित लोग थे, यहूदी जो पीड़ित लोग थे, उनमें से सबसे ज़्यादा रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है, वो कौन थी? एन फ्रैंक। होलोकॉस्ट के विक्टिम्स में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही, वो एन फ्रैंक का नाम ही सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि एन फ्रैंक की जो डायरी है उसके जो ये शब्द हैं ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चित रहे, बहुत ही प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उसने जो है इसके अंदर अपनी पूरी दिल की बात बहुत ही मार्मिक तरीके से पेश की है। तो इसके लेसन को जो है पढ़ते हैं अब। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना एक वास्तव में, रियली वास्तव में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा विचित्र अनुभव है, फॉर समवन लाइक मी, किसी मेरे जैसे के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इस कारण से नहीं कि आज से पहले मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो, बल्कि इसलिए भी, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जोड़ा होता है, पेयर होता है इनका। बिकॉज, नॉट ओनली बिकॉज इट सीम्स टू मी
that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. केवल इस कारण से नहीं कि आज से पहले मैंने कभी लिखा नहीं है, बल्कि इस कारण से भी क्योंकि इट सीम्स टू दैट, ये ऐसा मुझे लगता है, सीम यानी प्रतीत होना, ऐसा मुझे लगता है कि लेटर ऑन कि बाद में नाइदर आई, ना तो मैं, नोर ना ही, नाइदर और नोर का जोड़ा होता है, नाइदर आई नोर एनीवन एल्स, ना तो मैं ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स क्या होती हैं, डीप थॉट्स, गहन विचार, किसके, ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के गहन विचारों में भला कौन रुचि लेगा, ना तो मैं खुद रुचि लूंगी और ना ही कोई और रुचि लेगा, यानी इसको कौन पढ़ेगा, ऐसा उसको लगता था। लेकिन उसको क्या पता था कि पूरी दुनिया उसको पढ़ने वाली है, और न सिर्फ कुछ दिनों के लिए। आज इतने सालों के बाद भी, इतनी पुरानी बात हो गई और आज भी आप उसको पढ़ रहे हैं, स्कूल के सिलेबस के अंदर इसको दिया गया है, तो कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा। तो उसको ऐसा लगता था कि इसको कौन पढ़ेगा, शायद मैं खुद भी नहीं पढ़ूं, खुद तो चलो वो नहीं पढ़ पाई, लेकिन आज पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन करता है लिखने का तो मैं लिखूंगी, कोई पढ़े या ना पढ़े, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और इससे भी बड़ी बात क्या है कि मेरी ज़रूरत भी है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मेरी छाती से चीज़ों को निकालने की, यानी मेरा दिल हल्का करने की मुझे सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरत भी है, क्योंकि मेरा मन भारी हो जाता है, मैं मेरे दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर सकती, तो मैं जो है अपनी डायरी में उन सारी बातों को लिखूंगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, एक कागज जो है उसके अंदर ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की बजाय। एक 13 साल की लड़की ने कितनी कमाल की लाइन लिखी है इतनी छोटी उम्र में, कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज के एक टुकड़े के अंदर लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। कितना सच लिखा है कि लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अधीर होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, आपकी बात जो है ज़्यादा ध्यान से सुनते नहीं हैं, उनका अपना स्वार्थ निहित होता है, या अपनी बात ही बकबक करते रहते हैं, अपनी ही सलाह आपके ऊपर थोपते रहते हैं, लेकिन आपकी जो दिल की बात है वो ज़्यादा गहराई से ना तो वो सुनते हैं, और सुनते भी हैं तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा गहन चिंतन मनन शायद वो नहीं करते, और ज़्यादा वो धैर्य का प्रदर्शन नहीं करते, और आपके दिल की जो बात है वो आप उनसे कई बार इसलिए शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन कागज जो होता है वो बेचारा चुपचाप आपकी बात को सुनता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है, तो इसलिए उसने लिखा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों से ज़्यादा धैर्य तो एक कागज में होता है। आप उस पर कुछ भी लिखिए, वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी बात को सहन नहीं कर सकता, कि तुम जो लिख रहे हो या लिख रही हो वो सब बकवास है, मत लिखो, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कहता। जो भी आप लिख रहे हैं वो बेचारा चुपचाप उसको रिकॉर्ड करता रहता है, तो इसलिए उसने लिखा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. इस कथन के बारे में, इस सेइंग के बारे में मैंने कब सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से किसी दिन, व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा सा उदास, निराश, डिप्रेस महसूस कर रही थी, अवसाद में थी, उदास सी थी, उस दिन मैंने किसी दिन जो है इसका कथन के बारे में सोचा कि कागज में ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की तुलना में। एंड वो सिटिंग एट होम, और घर में पड़ी हुई थी, घर में बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में मेरी ठोडी को लिए हुए ऐसे ही लेटी हुई थी या पड़ी हुई थी, बोर्ड, बोर होते हुए, एंड लिस्टलेस, और लिथार्जिक होते हुए, आलसी बने हुए, यानी शक्तिहीन बने हुए, ऐसे ही पड़ी हुई थी, वंडरिंग, इस बात के ऊपर सोचते हुए या हैरान होते हुए कि वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि अंदर ही पड़े रहा जाए, ठहरा जाए, स्टे होता है ठहरना, इन यानी अंदर, अंदर ही ठहरा जाए यानी घर में ही रहा रुका जाए, और गो आउट या फिर बाहर जाया जाए, इस बात के ऊपर सोचते हुए, हैरान होते हुए, और वैसे ही शक्तिहीन, बोर होती हुई, अपने ठोडी में अपने हाथों को पकड़े हुए और उदास सी घर में ही मैं पड़ी हुई थी, और पड़े पड़े मेरे दिमाग में आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई फाइनली स्टेड वेर आई वॉज, मैं वहीं ठहरी रही, पड़ी रही, वेर आई वॉज, जहाँ भी मैं थी,
ब्रूडिंग, ब्रूड यानी डीप थॉट्स, गहन चिंतन मनन करना, सोचना, थिंकिंग डीपली। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। इसी बात के ऊपर चिंतन करते हुए कि यस, अरे हाँ, पेपर डज हैव, उसने सिर्फ इतना नहीं लिखा कि पेपर हैज़, यहाँ तो उसने लिखा था पेपर हैज़, लेकिन यहाँ क्या है, पेपर डज हैव। अपनी बात को ज़्यादा जोर दे करके उसने प्रदर्शित किया है। जब आप डू डज डिड धक्के से लगाते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, फिर भी तब वो जो है ज़्यादा उस वाक्य को जोरदार बना देता है, ज़्यादा इंप्रेसिव बना देता है कि यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। अरे हाँ, कागज में वास्तव में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक kindly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. And since और क्योंकि I am not planning to let anyone else रीड दिस स्टिफ्ड बैक नोटबुक, और मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है टू लेट एनीवन एल्स, किसी और व्यक्ति को अनुमति देने की, लेट यानी अनुमति देना, रीड पढ़ने की। लेट जो होता है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। तो मैं जो है, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है कि मैं किसी और को अनुमति दूं इस किताब को पढ़ने की, इस डायरी को पढ़ने की। दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, इस नोटबुक को जो कि जिल्त चढ़ी हुई है, यानी कड़ी जिल्त वाली इस नोटबुक को पढ़ने की मैं किसी और को अनुमति नहीं देने वाली, ऐसी ही मेरी योजना है। ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, भव्य रूप से या शानदार ढंग से ग्रैंडली रेफर्ड, जिसको कहा जाता है, रेफर क्या होता है, जिक्र करना, जिसको कहा जाता है भव्य रूप से, शानदार रूप से, जिसको हम कह करके पुकारते हैं क्या, डायरी। उस स्टिफ्ड बैग नोटबुक जिसे कि हम डायरी कह करके पुकारते हैं, उसको किसी और को पढ़ने देने की मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, अनलेस क्या होता है, इफ नॉट, अनलेस होता है यदि नहीं, यदि मुझे कोई और सच्चा दोस्त नहीं मिलता, या जब तक नहीं मिलता, तो तब तक इस डायरी को और किसी को पढ़ने देने की मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है। कोई रियल फ्रेंड होगा उसको तो मैं दे सकती हूँ पढ़ने के लिए, अदरवाइज इसको मैं किसी को पढ़ने देने वाली नहीं हूँ। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोबेबली यानी शायद, या संभवतः, या वोंट मेक यानी नहीं करेगा, नहीं बनाएगा क्या, ए बिट ऑफ डिफरेंस, बिट यानी जरा सा, ए बिट ऑफ जरा सा, डिफरेंस अंतर, और इससे शायद जरा सा भी अंतर नहीं पड़ने वाला, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी संभावना है, ऐसा मुझे लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जरा सा भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि कोई इसको पढ़े ना पढ़े, किसी को पढ़ने के लिए दूं ना दूं, कोई सच्चा दोस्त मिले ना मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। बस मुझे लिखना है, मेरा मन करता है लिखने का तो मैं लिखूंगी, बस इतनी ही बात है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। तो अब हम जो है सही बिंदु पर आते हैं। दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे उकसाया, जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, टू कीप अ डायरी, डायरी रखने के लिए या लिखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो आई डोंट हैव अ फ्रेंड, सबसे पहले जिस बात ने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रॉम्प्ट किया, उकसाया, उत्तेजित किया, वो क्या बात थी कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरा कोई सच्चा दोस्त या मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं अपनी मन की भावनाओं को शेयर कर सकूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इस बात को और ज़्यादा अच्छे से रखना चाहूँगी, मुझे अनुमति दो इस बात की कि मैं इस बात को और ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकूं। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी, नो वन, कोई भी, विल बिलीव नहीं करने वाला, दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि 13 साल की लड़की वो पूर्ण रूप से कम्प्लीटली अलोन है, अकेली है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। कोई भी इस बात के ऊपर लगता है आपको कि यकीन करेगा कि भी इतने छोटे बच्चों के तो बहुत सारे दोस्त हुआ करते हैं, स्कूल में कितने सारे दोस्त होते हैं, अड़ोस पड़ोस के कितने दोस्त होते हैं, कौन भला यकीन करेगा कि 13 साल की लड़की है, कोई भी दोस्त नहीं था। एंड आई एम नॉट, कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात के ऊपर यकीन नहीं करने वाला, और ऐसा कि उसका कोई दोस्त नहीं होता, एंड आई एम नॉट, और ऐसा है भी नहीं मेरे साथ कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले माता पिता हैं, एंड 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बड़ी बहन भी है, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें कि मैं दोस्त कह करके पुकार सकती हूँ। तभी उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं।
क्यों? क्योंकि मेरे जो है ना कहने को तो 30 दोस्त भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। यानी वो नाम-नाम के दोस्त हैं, ऊपरी दोस्त हैं। यानी सिर्फ कहने को दोस्त हैं वो। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स, और मेरी आंट्स हैं, यानी चाचियाँ वगैरह हैं, प्यार करने वाली, मुझसे प्रेम करती हैं वो। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा सा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपरी तौर पर। सरफेस यानी सतही, सरफेस कहते हैं सतह, यानी सिर्फ ऊपरी सतही तौर पर आई सीम टू हैव, ऐसा लगता है मेरे बारे में, एवरीथिंग, कि आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है। घर है, पेरेंट्स हैं, आंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट यानी सिवाय, मेरे एक सच्चे दोस्त के सिवाय। ऐसा लगता है मेरे बारे में, सब कुछ है मेरे पास। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। ऑल आई थिंक, जो भी मैं सोचती हूँ अबाउट, किस बारे में, कि वेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज हैविंग अ गुड टाइम, तो मैं अच्छा समय या मौज मस्ती वाला समय बिता रही होती हूँ। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, यानी जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरे विचार किस बारे में चल रहे होते हैं, मौज मस्ती के बारे में, यानी इधर उधर की बातों में चल रहे होते हैं। यानी मेरी जो दिल की बात है वो मैं नहीं कह सकती, सिर्फ मौज मस्ती की इधर उधर की बातें होती हैं, और कोई ज़्यादा गहरी बातें नहीं हो पाती दोस्तों में। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, मैं मेरे आप को उस बिंदु तक नहीं ला पाती, ब्रिंग माई सेल्फ, स्वयं को लाना उस बिंदु तक, टू टॉक, बात करने के लिए, अबाउट एनीथिंग, किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में, यानी किसी भी चीज़ के बारे में, कोई ऐसी चीज़ जो मेरे दिल के करीब हो, ऐसी चीज़ के बारे में मैं उनसे बात नहीं कर पाती। बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, बट यानी सिवाय, ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, ऑर्डनरी साधारण, एवरीडे रोज़मर्रा की, थिंग्स चीज़ें या बातें, रोज़मर्रा की साधारण बातों के सिवाय किसी भी और चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर सकते दोस्तों में। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और हमारे बारे में ऐसा भी नहीं लगता कि हम नज़दीक आ रहे हों। वी डोंट सीम टू बी एबल, कि हम इतने समर्थ हों, टू गेट क्लोजर, कि हम घनिष्ठ होते जा रहे हों, हम नज़दीक आ रहे हों, ऐसा भी नहीं है। यानी दोस्त सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही सबसे बड़ी समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि मेरी गलती रही हो, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे के अंदर कि हम एक दूसरे को जो है अंदर की बातें बता सकें, अपने मन की बातें बता सकें। हम एक दूसरे के ऊपर इतना कॉन्फाइड नहीं करते, यानी गुप्त बातों को जो है हम, कॉन्फिडेंशियल जो हमारी पर्सनल बातें होती हैं, सीक्रेट बातें होते हैं, हम एक दूसरे के साथ चर्चा नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। इन एनी केस, चाहे कुछ भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, बस ऐसा ही है। दैट्स जस्ट, बस इसी तरह से है, हाउ थिंग्स आर, जैसी चीज़ें चल रही हैं जीवन में। एंड अनफॉर्चुनेटली, और बड़ा ही दुर्भाग्य है, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और वो बदलती भी नहीं है। लाइबल क्या होता है? उत्तरदायी होना, या लाइकली टू चेंज, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, संभावना होना। लाइबल यानी रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना, या संभावना होना, संभाव्य होना किसी बात का, तो दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, उनके बारे में ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कि वो बदल जाएंगी भविष्य में, और फिर हम दोस्तों के साथ चर्चा कर सकेंगे। ऐसा भी नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा नियर फ्यूचर में। दिस इज़ वाई, यही कारण है कि आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है, यही कारण है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। टू एनहेंस, एनहेंस यानी बढ़ाना या सुधारना, क्या? द इमेज, इमेज यानी छवि, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में ये जो लंबे समय से इंतजार किए जाने वाला दोस्त था, इसकी छवि को सुधारना या बढ़ाना। आई डोंट वॉन्ट, उसको ऐसा करने के लिए, यानी उसकी छवि को सुधारने या बढ़ाने के लिए, आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में जो तथ्य हैं, मेरे जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं, उनको जोट डाउन नहीं कर देना चाहती, यानी फटाफट नहीं लिख देना चाहती। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरीके से ज़्यादातर लोग करेंगे या किया करते हैं, उस तरीके से मैं मेरे जीवन की सच्चाइयों को, तथ्यों को इस डायरी में नहीं फटाफट लिख देना चाहती। बट आई वॉन्ट
द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं इस डायरी को मेरा दोस्त बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं मेरी इस दोस्त को क्या नाम देना चाहती हूँ? किटी। किटी नाम से मैं इसको पुकारूंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। सिंस क्योंकि नो वन वुड अंडरस्टैंड कोई भी नहीं समझेगा, अ वर्ड एक शब्द भी, ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानियों का, टू किटी किटी के प्रति जो भी लिखी गई यानी किटी में जो भी मैं यानी डायरी में जो भी कहानियां मैं लिखूंगी उसका शायद कोई एक शब्द भी नहीं समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, प्लंज होता है गोता मारना या डुबकी लगाना, यदि मुझे राइट इन सीधे ही इसके अंदर गोता लगाना हो, यानी मैं सीधे ही बताना शुरू कर दूं मेरी बातों को, तो शायद कोई भी समझेगा ही नहीं। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, इसलिए मैं जो है एक हल्का सा चित्रण प्रस्तुत करूंगी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच एज का मतलब है हालांकि, इवन दो, एल दो या दो, मच एज हालांकि, आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसे नफरत करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरे जीवन का एक ब्रीफ स्केच जो है आपके सामने रखूंगी, प्रस्तुत करूंगी, ताकि आपको मेरी बातें समझ में आ सकें। अगर आपको मेरा बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे मेरे बारे में, तो इसलिए उसको बताना ज़रूरी है। मैं सीधे ही डुबकी नहीं लगाऊंगी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। तो माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव सीन एवर सीन, मेरे पिताजी जो कि सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, अडोरेबल है यानी प्रशंसनीय है, आई हैव एवर सीन जो कि मैंने कभी देखे हैं। डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माताजी से विवाह नहीं किया था, अंटिल ही वॉज 36, जब तक कि उनकी आयु 36 साल की नहीं हो गई थी, एंड शी वॉज 25, और मेरी माताजी 25 साल की नहीं हो गई थी। अंटिल का क्या मतलब होता है? जब तक नहीं, जब तक ऐसा नहीं हो गया था। माई सिस्टर मार्गो वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, मेरी बहन मार्गो जिसका जन्म जर्मनी 1926 में फ्रैंकफर्ट में हुआ था, तो मेरी बड़ी बहन का क्या नाम है? मार्गो। 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में जिसका जन्म हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही अंटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933, मेरे पिताजी एमिग्रेट कर गए टू होलैंड यानी चले गए, प्रवास कर गए। एमिग्रेट यानी विदेश चले जाना, और एक होता है इमिग्रेट, इमिग्रेट यानी विदेश आ जाना, विदेश आना, क्या होता है? इमिग्रेट, और एक होता है एमिग्रेट। तो एमिग्रेट यानी विदेश चले गए, टू होलैंड, होलैंड में इन 1933, 1933 में। मेरे पिताजी जो ओटो फ्रैंक थे वो होलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक, और मेरी माताजी जिसका नाम था एडिथ होलेंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम, उनके साथ चले गई टू होलैंड, होलैंड में, इन सितंबर, सितंबर में। वाइल मार्गो एंड आई, और जबकि वाइल जबकि मार्गो एंड आई, मार्गो और मैं, बड़ी बहन मार्गो, वर सेंट, उन्हें भेज दिया गया, यानी हम दोनों को भेजा गया, टू आकिन, आकिन जो है जर्मनी का शहर है, टू स्टे विद माई विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ के साथ ठहरने के लिए या रहने के लिए हमें आकिन भेज दिया गया। मार्गो वेंट टू होलैंड, और उसके बाद मार्गो जो है वो होलैंड चली गई इन दिसंबर, दिसंबर में, एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और फरवरी में मैंने भी उसका पीछा किया, यानी मैं भी चली गई होलैंड, आकिन से होलैंड। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन, व्हेन एंड जब, आई वॉज प्लंक डाउन मुझे पटक दिया गया, प्लंक डाउन यानी पटक दिया गया, ऑन द टेबल मेज पर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, एक जन्मदिन के तोहफे के तौर पर, फॉर मार्गो, मार्गो के लिए, यानी जब मार्गो का जन्मदिन आया तो मुझे भी आकिन से होलैंड बुला लिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने पढ़ाई शुरू की थी कहाँ से? एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ रही, अंटिल आई वॉज 6, जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई, तब तक मैंने वहीं पर पढ़ाई की। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, एट विच टाइम जिस समय मैंने पहली क्लास में, फॉर्म यानी कक्षा, पहली क्लास में पढ़ाई शुरू की थी, उस समय तक मैंने कहाँ पर पढ़ाई की? मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में।
इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कूपरस। और छठी कक्षा में मुझे याद है कि मेरी टीचर कौन थे, मिसिस कूपरस। क्या नाम था उनका, मिसिस कूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, मुख्याध्यापिका थी वो मिसिस कूपरस। एट द एंड ऑफ द ईयर, उस वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को दिल तोड़ देने वाली विदाई दी थी। यानी मैंने जो है वो स्कूल छोड़ा था उसके बाद, और हम दोनों की आंखों में उस समय आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, 1941 की गर्मियों के समय ग्रैंडमा जो थी, दादी माँ जो थी, वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा उनकी करवानी पड़ी। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, और इसलिए मेरा जो जन्मदिन है वो बिना कोई सेलिब्रेशन के ही, बिना कोई धूमधाम के, बिना कोई सेलिब्रेट किए ही वो बीत गया, या छोटे मोटे सेलिब्रेशन के साथ ही बीत गया। लिटिल यानी ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, बिल्कुल छोटे मोटे सेलिब्रेशन, नाम मात्र के किसी सेलिब्रेशन के साथ जो है वो मेरा जन्मदिन बीत गया, क्योंकि दादी माँ जो थी वो उस समय बीमार पड़ गई थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, जनवरी 1942 में दादी माँ जो थी वो चली गई दुनिया छोड़ करके, निधन हो गया उनका। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनके बारे में कितना सोचा करती थी, कितना बार बार, ऑफन यानी प्राय या अक्सर, मैं उनके बारे में कितना सोचा करती थी। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड, तो 1942 का जो जन्मदिन आया मेरा, वॉज इंटेंडेड, इंटेंड क्या होता है, इरादा करना, उसके बारे में ऐसा इरादा किया गया था या सोचा गया था, विचारा गया था, टू मेकअप, मेकअप यानी क्षतिपूर्ति करना, कंपेंसेट करना, क्षतिपूर्ति करना, फॉर द अदर, दूसरे वाले की क्षतिपूर्ति करने का इरादा किया गया था। यानी पिछला जो जन्मदिन वैसे ही बीत गया था, इस बार उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे, यानी पिछली बार जो कमी रह गई थी इस बार उसके पूरा करेंगे, ऐसा विचार किया गया था, ऐसा सोचा गया था। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट, और दादी माँ की मोमबत्ती भी साथ में जलाई गई, यानी मेरे जन्मदिन पर जो मोमबत्तियाँ जलाई गई, साथ में ही दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई, अलॉन्ग विद द रेस्ट, बाकियों के साथ, रेस्ट यानी बची हुई यानी बाकी, बाकी मोमबत्तियों के साथ, यानी जो कि मेरे जन्मदिन वाली थी उनके साथ में दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाएगी, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों ही, द फोर ऑफ अस, हम चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, हमारी ज़िंदगी अब भी ठीक ही चल रही है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और ये बात जो है मुझे ले आती है आज की तारीख तक, जो कि है 20 जून 1942, यानी 20 जून 1942 का दिन आज है। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मेरी इस डायरी का जो है डेडिकेशन करने का दिन आज आ गया है, 20 जून 1942 का। सोलम यानी सीरियस या गंभीर या पवित्र, जो आज पवित्र समर्पण का मेरी डायरी का दिन आ गया है, जो लोगों को आज ये डायरी समर्पित है मेरी तरफ से, यानी उसने लिखना शुरू कर दिया है, तो आज का दिन उसका आ गया है। सैटरडे 20 जून 1942, डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, वो अपनी डायरी को संबोधित करते हुए लिख रही है। आवर एंड, अब उसने, अब यहाँ पर जो है अपनी डायरी में वो अपनी क्लास का जिक्र करेगी, जो उसकी क्लास का एक ब्रीफ एपिसोड है उसके बारे में वो बताएगी। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी जो संपूर्ण कक्षा है, एंटायर यानी पूरी संपूर्ण जो कक्षा है, इज क्वेकिंग, वो कांप रही है, इन इट्स बूट्स, अपने जूतों में, जो बड़े जूते होते हैं ऊपर तक पहने जाने वाले। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। और उसका कारण क्या है कांपने का सब बच्चों का? ऑफकोर्स निसंदेह इज अ फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली जो मीटिंग होने वाली है, इन विच जिसके अंदर द टीचर्स डिसाइड, अध्यापक ये निश्चय करते हैं, हु विल मूव अप, कि कौन आगे जाएगा, यानी टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली क्लास में जो प्रमोट होगा, कि कौन जो है अगली कक्षा में किया जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको पिछली कक्षा में रखा जाएगा, नहीं फेल किया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी से ज़्यादा कक्षा जो क्या कर रही है, आधी कक्षा मेकिंग बेट्स, शर्तें लगा रही हैं। जी एन एंड आई, जी एन और मैं, laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax,
जीएन और मैं लाफ हंसते हैं, आरसेल्स स्वयं, सिल्ली मूर्खतापूर्ण ढंग से, एट द टू बॉयज दो लड़कों के ऊपर, बिहाइंड अस जो कि हमारे पीछे बैठे हुए हैं, उनके नाम क्या हैं? सीएन एंड जैक्स। सीएन और जैक्स जो कि दो लड़के हैं उनके ऊपर, जो कि हमारे पीछे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हैं। कौन? जीएन और मैं। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट्स। स्टेक यानी दाव पर लगाना। जिन्होंने क्या किया हुआ है? अपनी छुट्टियों की सारी बचत को शर्त के ऊपर दाव पर लगा दिया है कि किसका आगे प्रमोशन होगा, कौन बच्चा पास होगा, कौन बच्चा फेल होगा। इस बात के ऊपर अपनी सारी सेविंग्स को दाव पर लगाए हुए, नहीं सट्टा लगा रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट इज, यही सब चल रहा है। यू आर गोइंग टू पास, अरे तुम पास होने वाले हो। नो आई एम नॉट, अरे मैं नहीं होने वाला हूँ। यस यू आर, अरे तुम हो जाओगे पास। नो आई एम नॉट, अरे मैं नहीं होऊंगा पास। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि जी, किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जी की प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग यानी प्रार्थना पूर्ण, ग्लांसेस नजरें या दृष्टि, कि वो हाथ जोड़ करके, जो भी ये जी है, लड़का है लड़की, लड़की है शायद कोई उसकी सहेली है, उसकी प्रार्थनापूर्ण नज़रें कि अरे भाई मान जाओ, अरे भाई चुप हो जाओ, अरे भाई शांत हो जाओ। कुछ नहीं रखा इन बातों में, कौन हो पास होगा, कौन फेल होगा, जब रिजल्ट आएगा तो लग जाएगा पता। क्यों अभी से लगे पड़े हो शर्तें लगाने में, बैट्स खेलने में, पैसे लगा रहे हो, तुम जुआ खेल रहे हो, सट्टा लगा रहे हो। तो हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना कर रही है, अरे भाई मान जाओ। उसकी जो प्रार्थनापूर्ण नज़रें हैं वो भी, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला है, एन फ्रैंक का, और मेरी गुस्से पूर्ण जो मेरा विस्फोट है, गुस्से से भरा हुआ विस्फोट जो मेरा है, आउटबर्स्ट जो है, ये दोनों ही काम नहीं कर रहे। कांट काम देम डाउन, उनको ठंडा नहीं कर सक रहे। काम यानी शांत करना। वो जो बच्चे हैं, यानी जी जो है, वो तो प्रार्थनापूर्ण नज़रों से उनको शांत करने की कोशिश करती है, और मैं जो है गुस्से से, लेकिन ये काम नहीं आ रहा, वो मान ही नहीं रहे। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज, इतने ऐसे मूर्ख, ऐसे बुत भरे पड़े हैं, ऐसे 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 बुत हैं हमारी क्लास में, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि एक चौथाई कक्षा, क्वार्टर यानी चौथे हिस्से का, वन फोर्थ, क्वार्टर की कक्षा का चौथा हिस्सा, शुड बी केप्ट बैक, क्वार्टर यानी वन फोर्थ, शुड बी केप्ट बैक, उसको तो फेल ही कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे डम्मीज हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे बुत हैं हमारी क्लास में, क्यों पास होने लायक है भी नहीं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन ये जो अध्यापक होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं धरती पर। किस तरह का उसने लिखा है, कितने मजाकिया वे में टीचर्स का वर्णन किया है उसने, कि धरती पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ये टीचर्स ही होते हैं। यानी अनप्रेडिक्टेबल यानी जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कुछ पहले से बताया नहीं जा सकता कि वो क्या तो करने वाले और क्या नहीं करने वाले। ऐसे प्राणी हैं वो, क्रीचर्स यानी प्राणी, अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मौसम की तो फिर भी भविष्यवाणी हो सकती है, लेकिन टीचर्स की नहीं हो सकती। पता नहीं, जिसको पास करना है उसको तो फेल कर दें, जिसको फेल करना है उसको पास कर दें, इनका कुछ नहीं पता। तो ऐसा एन कहती है। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मुझे मेरी और एंड माई सेल्फ, यानी मुझे मेरी स्वयं की, एंड माई गर्ल फ्रेंड्स, और मेरी जो सहेलियाँ हैं उनकी ज़्यादा चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, हम तो इसे कर लेंगे, यानी हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल ये जो विषय है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, जिसके बारे में मुझे पक्का नहीं पता, इज़ मैथ्स, वो क्या है? गणित है। बस सिर्फ गणित का थोड़ा सा डाउट है मुझे कि पास होंगे कि नहीं, बाकी सब में मैं और मेरी सहेलियाँ सब पास हो जाएंगी। एनी वन, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, फिर भी चाहे कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू, हम जो कर सकते हैं वो क्या है? इज़ वेट, इंतज़ार। इंतज़ार के सिवाय हम और कर भी क्या सकते हैं? अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को बताते रहते हैं, नॉट टू लूज हार्ट, दिल छोटा न करने के लिए। हम एक दूसरे को कहते रहते हैं कि भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा सब अच्छा ही होगा, भगवान पर विश्वास रखो। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, यानी मेरी सब टीचर्स के साथ बड़ी अच्छी बनती है। आई गेट अलॉन्ग यानी बहुत अच्छा रहता है, प्रीटी यानी काफ़ी ज़्यादा, वेल अच्छा। आई गेट अलॉन्ग यानी मेरी निभती है या बनती है, प्रीटी वेल काफ़ी अच्छा, प्रीटी यानी काफ़ी, वेल अच्छा, विद ऑल माई टीचर्स, मेरी सब टीचर्स के साथ, यानी मेरी टीचर, किसी भी टीचर से कोई दुश्मनी नहीं है। देर आर 9 ऑफ देम, लगभग क्या है कि 9 अध्यापक हैं,
9 टीचर्स हैं, 7 मैन एंड 2 विमेन, 7 तो पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी, मिस्टर किसिंग श्रीमान जो किसिंग है, द ओल्ड फोगी बूढ़ा, फोगी यानी दकियानुसी विचारों वाला, ओल्ड फैशन विचारों वाला यानी जो नए विचारों को स्वीकार नहीं करता, ओल्ड फैशन है, थोड़ा सा पुराने विचारों में जीने वाला है। हु टीचेस मैथ्स, दकियानुसी विचारों वाला जो है यानी पुराने ओल्ड फैशन विचारों वाला मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग जो मैथ पढ़ाया करते हैं, वो अनोयड, वो मेरे से थोड़े से चिड़े हुए थे, अनोयड थे, इरिटेटेड थे, तो नाराज थे विद मी, मेरे से, फॉर एजिज, युगों युगों से, यानी कई सालों से वो मेरे से थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। और इसीलिए वो कहती थी कि मैथ के बारे में थोड़ा सा मैं कह नहीं सकती, जो यहाँ उसने लिखा था ना कि मैथ के बारे में मुझे थोड़ा सा शक है कि पास होंगे, क्योंकि मेरे मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग के साथ थोड़ी सी कम बनती थी, क्योंकि वो मेरे से थोड़े से चिड़े हुए थे युगों युगों से, कई सालों से। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी। किस वजह से? ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए कि मैं बातूनी ज़्यादा थी। आई टॉक्ड सो मच, कि मैं बहुत ज़्यादा बात किया करती थी, बातूनी थी मैं, और इसलिए मुझसे थोड़ा सा वो नाराज रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारी चेतावनियों के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया था, दिया था। पहले तो बहुत सारी वार्निंग्स दी, चेतावनी दी कि ज़्यादा आप जो है बात मत किया करो, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी देना शुरू किया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या दिया, इस सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दिया, ए चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स, एक बात करने वाला डिब्बा, एक बातूनी डिब्बा, ए चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स, बातूनी डिब्बा। जैसे टीवी है, उसको अगर आप चला करके छोड़ दें तो वो बक बक करता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, तो उसी तरह से ये भी एन फ्रैंक जो थी बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर उसको लिखने के लिए कैसे एक्स्ट्रा होमवर्क में उसको दे दिया एज ए पनिशमेंट। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, भले आप लिख क्या सकते हो इस विषय के ऊपर, अ चैटर बॉक्स, इस विषय के ऊपर क्या लिखें भला। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, लेटर यानी बाद में। आई डिसाइड, मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने मेरी नोटबुक में इस टाइटल को नोट डाउन कर लिया, जोट डाउन कर लिया, यानी फटाफट लिख लिया, जोट डाउन यानी फटाफट लिख लेना, ऐसे ही खराब सी राइटिंग में फटाफट लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग, और मेरे थैले में इसको रख दिया मैंने, टक्ड यानी डाल दिया, रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस संध्या के समय, उस शाम के समय, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने मेरा बाकी का काम, होमवर्क जो था मेरा, गृह कार्य जो था वो मैंने ख़त्म कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, वो जो नोट मैंने लिखा था मेरी नोटबुक में कि वो ऐसे वाला होमवर्क भी मिला, एक्स्ट्रा होमवर्क, उस पर मेरी नज़र पड़ी, उसने मेरा ध्यान खींचा, कोट माई आई, मेरा ध्यान गया वहाँ, मेरी जो अटेंशन थी वहाँ तक गई कि अरे यार वो होमवर्क भी तो करना है। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस विषय के ऊपर सोचना शुरू किया। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरे फाउंटेन पेन की जो शाइन वाला पेन होता है उसकी टिप को चू करते हुए, चबाते हुए मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स, वैसे तो है ना, अगर किसी को टपाना हो तो कोई कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी रैम्बल ऑन यानी कुछ भी आलतू फालतू के बेसिर पैर की बातें कर सकता है, कुछ भी घसे मार सकता है, कुछ भी लिख सकता है। रैम्बल ऑन यानी कुछ भी आलतू फालतू की बेसिर पैर की, इधर उधर की दो चार बातें मिर्च मसाला लगा करके घसे मार मार के कोई कुछ भी लिख सकता है, जगह भरनी हो तो। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, कुछ भी लिख सकता है कोई, एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता है। ऐसे भी बच्चे ट्रिक्स अपनाते हैं ना, कि बीच बीच में वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े स्पेस छोड़ देंगे, साइडों में स्पेस छोड़ देंगे, जिससे कि देखने वाले को, एग्जामिनर को ऐसा लगे, या टीचर को ऐसा लगे कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है और बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रिक होती है। तो ऐसी ट्रिक्स होती हैं बच्चों के पास, तो उसने भी ऐसा ही सोचा। वैसे तो कोई ऐसा कर सकता है, वो एन फ्रैंक कह रही है कि बड़े बड़े स्पेस छोड़ सकता है, रैम्बल ऑन कुछ भी लिख सकता है, बिटवीन द वर्ड स्पेस छोड़ सकता है, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन जो मेरी चाल रहने वाली थी, मेरी जो ट्रिक होने वाली थी, वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, वो क्या होने वाली थी कि आश्वासन देने वाले या आश्वस्त करने वाले आर्ग्यूमेंट्स या
तर्कों के साथ बाहर आना, आश्वस्त करने वाले तर्कों के साथ बाहर आना, यानी उनको लिखना, ऐसी मेरी चाल थी। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि बात करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए आश्वस्त करने वाले तर्कों के साथ बाहर आना, ये मेरी चाल रहने वाली थी। यानी गस्से मारना और ये बड़े बड़े स्पेस छोड़ना, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। यानी उसके ऊपर मैं ऐसा चाहती थी कि एक बहुत ही बढ़िया ऐसे लिखा जाए जिससे कि मिस्टर किसिंग जो है वो प्रभावित हो जाएं, और ऐसे ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स बोलने की आवश्यकता के बारे में, बातूनी बनने की आवश्यकता के बारे में लिखे जाएं, जिससे कि मिस्टर किसिंग जो है वो आश्वस्त हो जाएं कि बोलना कितना ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने सोचा, खूब सोचा, सोचती रही, एंड सडनली, और अचानक ही, आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोड द 3 पेजेज मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, और मैंने 3 पेज भर डाले, लिख डाले, मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे लिखने के लिए जो दिए थे। एंड आई वॉज सेटिस्फाइड, और मैं जो है संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दिए, मैंने तर्क वितर्क पेश किया, दैट टॉकिंग, की बातचीत करना, इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि एक विद्यार्थी का विशेष गुण होता है, ट्रेट होता है, एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसका एक विशेष गुण होता है, फीचर होता है उसका। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। लेकिन फिर भी है ना, मैं कोशिश करूंगी इसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि टीचर ऐसा चाहते हैं, तो मैं मेरा बेहतरीन प्रयास करूंगी, सबसे ज़्यादा बेस्ट अपना दूंगी इसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए। लेकिन आपको पता है कि ये कितना महान गुण होता है एक बच्चे का, बातचीत करना। टॉकिंग इज़ अ बिग ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट, ऐसा आपको पता है। ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स दिए एन फ्रैंक ने उस ऐसे के अंदर। बट that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more. But that I would never be able to cure myself. Cure क्या होता है? पक्का इलाज करना। ट्रीटमेंट होता है काम चलाऊ, काम चलाऊ इलाज करना, यानी दवाइयाँ खाते रहो, ज़िंदगी गुजारते रहो, वो तो होता है ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। और क्योर क्या होता है? पक्का इलाज, यानी दवाई खाई, बीमारी ख़त्म। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं स्वयं को इससे जो है ना छुटकारा नहीं दिला पाऊंगी, इसका पक्का इलाज नहीं कर पाऊंगी, इस बीमारी का, बात करने वाली, ऑफ द हैबिट, इस आदत का, जो बात करने वाली मेरी जो आदत है, इससे मैं पूर्ण रूप से कभी भी मुक्त नहीं हो सकूंगी। सिंस, क्योंकि माई मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी माँ भी बात किया करती थी, एज मच, इतनी ही, एज आई डिड, जितने की मैं करती थी, इफ़ नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं तो मेरी माँ भी इतना ही बोलती थी जितना कि मैं बोलती हूँ। यानी इस बीमारी से मैं मुक्त नहीं हो सकती। तो आदत हमारे खून में है, खानदानी आदत है, इनहेरिटेड ट्रेट है, क्या किया जा सकता है इसके बारे में? ये तो वंशानुगत है। जैसे कुछ बीमारियां वंशानुगत होती है जो माँ बाप से मिलती हैं, तो ये जो आदत है मुझे मेरी माँ से मिली है, मेरी माँ भी इतना ही बोलती है, तो मैं भी बोलूँगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी इसको अंडर कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। तो एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, उनका ज़्यादा कुछ इलाज होता नहीं है। तो ऐसा तो सभी को पता ही है कि जो वंशानुगत जो गुण होते हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, चाहे बीमारी हो चाहे गुण हो। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, श्रीमान किसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हंसे, गुड लाफ लिया उन्होंने, एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मेरे तर्कों के ऊपर। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन मी अ सेकेंड एसे। लेकिन वेन आई प्रोसीडेड, जब मैं आगे बढ़ गई, मुझे एक बार तो लगा कि श्रीमान किसिंग जो है वो मान गए हैं, लेकिन अगली बार जब नेक्स्ट लेसन चल रहा था, तो उस दौरान भी मैं आगे बढ़ गई। किस बात के लिए? टू टॉक, बातचीत करने के लिए, माई वे, मेरे तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन में से भी, यानी अगला लेसन जब पढ़ाया जा रहा था तब भी मैं बहुत ज़्यादा बोलती रही। ही असाइन मी अ सेकेंड एसे, तब उन्होंने मुझे लिखने के लिए एक दूसरा ऐसे भी पनिशमेंट के तौर पर दे डाला। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार इट वॉज सपोज टू बी, ऐसा लग रहा था कि ये होने वाला था क्या, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, कि कभी भी ठीक नहीं होने वाला डिब्बा, यानी जिसका कोई इलाज नहीं, इनकोरिजिबल, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसका कोई इलाज नहीं, जो कि इनकोरिजिबल है, एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कि बोलता ही जाएगा, चाहे उसको मार लो, पीट लो, उसको पनिशमेंट दे लो, कुछ ही कर लो,
उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी कितनी तार काट डालो, उसको बिजली की सप्लाई देना बंद कर दो, कुछ भी करना बंद कर दो आप, लेकिन वो ठीक होने वाला नहीं है। डीठ है, डाक के 3 पात है, यानी ऐसा उन्होंने मुझे लिखने के लिए वो देने वाले थे, ऐसा लगा। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे नोट कर लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट, और मिस्टर किसिंग को भी कोई कंप्लेंट नहीं थी इसके बारे में। अबाउट फॉर 2 whole lessons, एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट फॉर 2 whole lessons, और अगले जो 2 लेसन्स थे उनके दौरान श्रीमान किसिंग को भी कोई कंप्लेंट मुझसे नहीं थी। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन तीसरे लेसन के दौरान ही हैड फाइनली हैड इनफ, वो अब काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट कर चुके थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहन कर लिया था, अब उनके बर्दाश्त के बाहर हो चला था। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन essay entitled क्वैक 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 said मिस्टर चैटरबॉक्स। तो एन फ्रैंक पनिशमेंट के तौर पे फॉर टॉकिंग इन द क्लास, क्लास में बातचीत करने के लिए राइट एन essay, एक ऐसे लिखना है आपको, एंटाइटल जिसका टाइटल रहने वाला है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा, ये इसका टाइटल रहने वाला है। मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस के कई अर्थ हो सकते हैं। मिस्ट्रेस का एक अर्थ होता है अध्यापिका, स्कूल टीचर, वुमेन फीमेल स्कूल टीचर। मिस्ट्रेस एक तो ये हो सकता है, एक इसका मतलब होता है मालकिन, मालकिन, और एक होता है रखेल। तो यहाँ पर आप इसको मालकिन के तौर पे ले सकते हैं। आगे देखते हैं। द क्लास रोड, सारी जो कक्षा थी उनकी, जो कक्षा थी उनकी सारी की सारी वो दहाड़ पड़ी, हंसी के फुहारे छूट पड़े इस टाइटल को सुन के। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, लिखना तो मुझे ही था लेकिन मुझे भी हंसना ही पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, हालांकि, दो यानी हालांकि, आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, हालांकि मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। एग्जॉस्ट यानी थक जाना, नियरली लगभग, माई इंजेन्यूटी, एग्जॉस्टेड यानी खत्म हो चुकी थी, माई इंजेन्यूटी यानी मेरी कुशलता, मेरी प्रवीणता, मेरी दक्षता जो थी इस तरह कैसे लिखने की, वो ख़त्म हो चुकी थी, यानी मैं थक चुकी थी इस तरह कैसे लिख लिख के। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्सेस के टॉपिक के ऊपर लिखने की मेरी जो दक्षता थी अब समाप्त हो चुकी थी, अब क्या लिखूं, और इतना तो लिख लिया। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब तो ये ऐसा समय आ गया था कि कुछ और ही लिखने का समय आ गया था, अब तो कुछ और ही लिखना पड़ेगा। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, कुछ एकदम मौलिक लिखना पड़ेगा, अब तो बस बहुत हो गया। माई फ्रेंड सने, मेरी जो मित्र थी सने, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कविताएं लिखने में बहुत ही अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे सहायता करने की पेशकश की, ऑफर यानी पेशकश करना, टू हेल्प मी राइट द essay, हेल्प ये जो होती है एक सेंसिटिव वर्ब होती है, और इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं एक्टिव वॉइस में। ऑफर टू हेल्प मी राइट द essay, उसने मुझे ऐसे लिखने की जो है हेल्प करने की पेशकश की। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक, इन वर्स, पद्य की रूप में, यानी कविता के रूप में उसने मुझे, पोएम की रूप में, कविता के रूप में उसने मुझे शुरू से लेकर अंत तक लिखने की सहायता देने का जो है ऑफर दिया। एंड आई जंप्ड फॉर जॉय, और खुशी के बारे मारे जो मैं उछल पड़ी, नाच उठी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, श्रीमान किसिंग मेरे ऊपर एक जोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ाने की। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यप्रद या हास्यास्पद सब्जेक्ट को दे करके वो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बट आई वुड मेक श्योर, लेकिन मैं जो है इस बात को पक्का कर लूँगी कि द जोक वॉज ऑन हिम, कि ये जो जोक था अब उनके ऊपर ही होने वाला था, यानी नेले पर दहला होने वाला था। कहने का मतलब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का मेरा प्रयास था, कि जो उन्होंने ये जोक मेरे ऊपर खेला है, अब उसका जवाब जो है मैं ऐसे शब्दों के साथ दूंगी उनको कि दोबारा से ऐसी गलती ना करें, मुझे दोबारा से लिखने के लिए कुछ ना दे और वो विश्वस्त हो जाएं। अब तो कुछ ऐसा करने का समय आ गया था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने मेरी इस कविता को पूरा किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही शानदार रही। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में थी। मदर डक, मादा या माता, डक बतख, मादा बतख, एंड अ फादर स्वॉन, और एक पिता स्वॉन के बारे में थी।
जो हंस होते हैं, पिता हंस, माता बतख या माता जो थी वो तो डक थी, और जो फादर था वो कौन था, स्वॉन था। इट वॉज अबाउट, उनके बारे में थी, विद 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे छोटे डकलिंग्स थे, यानी छोटे छोटे बच्चे थे, डक और स्वॉन के, शायद हाइब्रिड नस्ल है ये, एक डक है और एक स्वॉन है। तो उनके 3 डकलिंग्स हैं, हु वर बिटन टू डेथ, जिन्हें की बाइट क्या होता है, काटना, तो जिन्हें की जो है पीट पीट करके जो है मृत्यु तक पहुंचा दिया गया था, मार दिया गया था, बाय द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, सौभाग्यवश मिस्टर किसिंग ने उस जोक को जो है सही तरीके से लिया, उसका कोई गलत मतलब नहीं निकाला। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने उस पोएम को पूरी कक्षा को पढ़ करके सुनाया, एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपनी खुद की टिप्पणियां भी उसके अंदर डाल करके, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य कई कक्षाओं में भी, सेवरल यानी कई, दूसरी कक्षाओं में भी उन्होंने उसको पढ़ करके सुनाया। सिंस व्हेन आई हैव बीन अलाउड, और तब से, सिंस देन तब से, आई हैव बीन अलाउड, मुझे परमिशन दे दी गई है, मुझे अनुमति दे दी गई है, टू टॉक, बात करने की, एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके ठीक उलट, मिस्टर किसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और इन दिनों जो श्रीमान किसिंग है वो भी मजाकिया मूड में रहते हैं, वो भी चुटकुले सुनाते रहते हैं, वो भी जोक्स बोलते रहते हैं, जोक्स कहते रहते हैं। श्रीमान किसिंग भी जो कि इतने सीरियस रहा करते थे और मुझे मजाक नहीं करने देते थे, मुझे बात नहीं करने देते थे, अब उनके अंदर परिवर्तन आ गया है मेरी उस पोइम के बाद, कि श्रीमान किसिंग मुझे टोकने की बजाय खुद ही जोक सुनाते रहते हैं। तो ये था योर्स एन, एन की तरफ से, ये उसने किटी के अंदर लिखा था, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिस नाम से ये पब्लिश हुई थी उसकी डायरी, वहाँ से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा अंश है, उदाहरण है, विद स्लाइट अडेप्टेशन, थोड़े से बदलावों के साथ इसको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में पेश किया गया है। तो ये एन फ्रैंक के बारे में आपने पढ़ा, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो कैसा लगा आपको ये लेसन, आपको समझ आया या नहीं आया, और आपको जो इसके मुश्किल वर्ड्स हैं उनके अर्थ शब्द समझ में आए या नहीं आए, और इसके बारे में आपका क्या कहना है, कैसे, आपके जो कमेंट्स हैं वो लिख करके बताएं आप। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आगे मिलेंगे फिर इसकी किसी और एक्टिविटी के साथ या किसी और लेसन में।